गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज़म रशियन रिवॉल्यूशन इसको लेकर आ गया हूँ। और अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो फॉलो किए बच्चों। आज हम लोग हेडिंग नंबर 1.2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। अब इस चैप्टर में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सोशलिज़म की तरफ। ये सोशलिज़म क्या होता है ना, इसके क्या फीचर्स होते हैं, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसका जन्म, इस विचारधारा का कैसे जन्म हुआ यूरोप में, इसको हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से बच्चों। देखो, इसमें जो एनसीईआरटी की बुक होती है बच्चों, इसमें ये एक माला की तरह है। जैसे कोई माला होती है ना, जिसमें एक मोती, 2 मोती, धागे में मोतियों को पिरोते रहते हैं और फिर एक माला बन जाती है। तो उसी तरह बच्चों इसमें हम लोग वन बाय वन टारगेट की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग एक एक हेडिंग्स को, एक एक टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, समझते जाएंगे, हमारी एक चेन, हमारी एक माला कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, और हमको समझ में आ जाएगा। तो उसी तरह सोशलिज़म को समझना बच्चों इतना आसान नहीं है। सोशलिज़म को अगर मैं डेफिनेशन के रूप में अगर आपको बता दूंगा तो आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से इंसिडेंट बाय इंसिडेंट, इवेंट बाय इवेंट, एक एक करके चेन के रूप में आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको लास्ट में सोशलिज़म समझ में आ जाएगा कि सोशलिज़म आखिर है क्या। ठीक है, तो 1.2 को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन पे है ये, ध्यान से। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी औद्योगिक समाज, एक ऐसा समाज जो उद्योग धंधे से, फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था। और सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन, समाज में क्या परिवर्तन हुआ उसकी वजह से। दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइंस ऑफ अ न्यू टाइम. It was a time of profound social and economic change. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded, and the industrial revolution occurred. ये समय था नए राजनीतिक परिदृश्य का, एक नए समय का, एक नई राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत का। ये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी समय था। इस समय नए शहर बस रहे थे, ऐसे इलाके विकसित हो रहे थे जहां फैक्ट्रियां थीं, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थीं, रेलवे लाइनें बिछ रही थीं, रेलवे का विकास हो रहा था। और अगर हम पूरा सारी चीज़ों को मिला करके एक बात कहें तो ये समय था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, औद्योगिक क्रांति। यानी किस तरह से स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, स्टीम इंजन से फिर उसको लोगों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने किस तरह से कोरिलेट किया अपनी जो उनकी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट थी, जो मशीन की रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, उसमें किस तरह से इंजन का और मशीनों का उपयोग होने लगा। फिर फैक्ट्री सिस्टम आ गया, एक ही छत के नीचे जो है सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल से प्रिपेयर्ड जो गुड्स हैं सॉरी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक ही छत के नीचे होने लगी। पहले टुकड़ों में होती थी, फिर एक छत के नीचे सारी चीज़ बनने लगी, फैक्ट्री सिस्टम हो गया। इंडस्ट्रियल नए नए उद्योग लगने लगे, तो नए शहर बसने लगे, शहरों में कॉलोनी बनने लगी, है ना। और इन सबको हमने एक
नाम दे दिया औद्योगिक क्रांति, एक तरह का औद्योगिक परिवर्तन। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट men, women and children to factories. Work hours were often long and wages were poor. Unemployment was common, particularly during times of low demand for industrial goods. इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण ने पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को फैक्ट्रियों में खींचा। मतलब फैक्ट्रियों में जहाँ पर कि उत्पादन होता था, वस्तुओं का निर्माण होता था, वहाँ मजदूरों के तौर पे पुरुष भी काम करते थे, महिलाएं भी काम करती थी, बच्चे भी काम करते थे। काम करने के जो घंटे हैं, वर्किंग आवर्स हैं, वो अक्सर लंबे होते थे। 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम करना। और वेजेस वर पुअर, दिहाड़ी जो मजदूरी थी वो बहुत कम, न के बराबर। मतलब न के बराबर कहने का मतलब कि जितना घंटा काम कर रहा है मजदूर, उसकी तुलना में मजदूरी बहुत कम मिलती थी। बेरोजगारी एक आम बात हो गई थी, खास तौर से उस समय जब जो औद्योगिक वस्तुओं की जो मांग है, जो डिमांड है, जब वो कम हो जाती थी तो वही मजदूर बेरोजगार हो जाते थे, उनके पास कोई काम नहीं रहता था। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। मजदूरों को, लोगों को शहरों में घर मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। ठीक है। और साफ सफाई, जो शहरों में जो साफ सफाई की व्यवस्था थी वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। क्यों? क्योंकि जो नए नए औद्योगिक शहर बस रहे थे वो अनप्लान्ड वे में बस रहे थे। ठीक है। उनकी कोई योजना नहीं थी, है ना, बिना योजना के वो बसे जा रहे थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इशू। और जो लिबरल विचारधारा वाले थे, रेडिकल विचारधारा वाले थे, वो इन सब मुद्दों, इन सब समस्याओं का समाधान खोजने में लगे थे कि ये जो इंडस्ट्रियल चेंज हो रहा है या जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से जो लोगों के सामने तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो ये फोटो दिया हुआ है किस तरह से द लंडन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाय द कंटेम्प्रेरी। लंदन में देखो किस तरह से जो गरीब मजदूर लोग थे वो किस तरह से किन परिस्थितियों में रहते थे, है ना, उसको दिखाया है एक पोर्ट्रेट से, एक फोटो, इसमें एक ड्राइंग से, है ना। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, जितने भी उद्योग थे, फैक्ट्रियां थीं, उनके मालिक होते थे, कोई प्राइवेट ऑनर होते थे। मतलब कहने का मतलब कि वो फैक्ट्रियां सरकारी नहीं होती थी बल्कि निजी होती थी, कोई ना कोई उसका मालिक होता था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। यहाँ तक कि जो लिबरल और रेडिकल विचारधारा वाले जो नेता टाइप के लोग थे, वो खुद भी फैक्ट्रियों के मालिक होते थे और रोजगार प्रदान करने वाले होते थे, यानी खुद भी उन लोगों ने मजदूरों को काम दिया हुआ होता था। Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged, that its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. ऐसे लोग थे ये जो लिबरल और रेडिकल, जो कि खुद फैक्ट्रियों के प्रॉपर्टी के मालिक हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत सारे मजदूरों को काम दिया हुआ था, रोजगार दिया हुआ था। इन लोगों ने बहुत पैसे बनाए, व्यापार करके, इंडस्ट्रीज लगाकर बहुत पैसे बनाए, और ये खुद भी ये महसूस करते थे कि यदि जनता, वर्कफोर्स यानी काम करने वाले जो मजदूर हैं, मजदूर कौन होते हैं? जनता होती है। अगर जनता स्वस्थ है, नागरिक स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और पढ़े लिखे हैं, तो हम इस वर्कफोर्स को, एक स्वस्थ और पढ़ी लिखी जो वर्कफोर्स है, उसका हम यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग करके हम इकोनॉमी को, अपने अर्थतंत्र को बहुत मजबूत बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि अगर मजदूर स्किल्ड होगा, पढ़ा लिखा होगा, हेल्दी होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी,
तो वो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा माल बिकेगा, माल बिकेगा तो फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, मुनाफा होगा तो जो आर्थिक विकास है, डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, है ना। ये खुद महसूस करते थे इंडस्ट्रियल ऑनर्स, जो कि किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित थे, चाहे वो लिबरल्स थे, चाहे वो रेडिकल्स थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बच्चों समझा था कि लिबरल्स कौन हो थे, रेडिकल्स कौन थे और कंजर्वेटिव्स कौन थे। अगर तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो इस वीडियो में, तो मेरा इस पार्ट 2, इसी चैप्टर का पार्ट 2 वाला वीडियो है, वो फॉलो करोगे तो आप समझ जाओगे। अपोज्ड टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor, and enterprise. Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor, and enterprise. ये जो लिबरल और रेडिकल्स थे, जो खुद फैक्ट्रियों के मालिक थे, ये पूरी तरह से जो पुराना जो अभिजात्य वर्ग की जो सोच थी, अभिजात वर्ग यानी राजा, जमींदार, सामंत, है ना, इनको जो सुविधाएं मिली हुई थी जन्म से, कि अगर किसी सामंत के, किसी जमींदार के घर में कोई बच्चे का जन्म हो गया तो उसको जन्म से ही लोग भाई जमींदार मान लें, उसके पैर पड़े, उसको सलाम करें, उसको, मतलब बात समझ रहे हो, है ना। ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया था आपको, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी मैंने समझाया था कि किस तरह से यूरोप का समाज था। जैसे हमारे भारत में मैंने आपको बताया था कि क्या था, कि अगर किसी बच्चे ने उच्च जाति में जन्म ले लिया तो भले ही वो कैसा भी कर्म कर रहा है, कितना भी बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन अगर उसने उच्च जाति में जन्म लिया है तो बाकी जो तथाकथित रूप से सो कॉल्ड, जिनको छोटी जाति माना जाता था, जबकि ऐसा है नहीं, सब मनुष्य बराबर हैं, है ना, जिनको छोटी जाति का मानता था कि भाई उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो उस व्यक्ति को, उस बड़े जाति में जन्म लेने वाले उस व्यक्ति को सलाम करे, उसका कहा माने, है ना। क्यों भाई, जन्म ले लिया उसने बड़े जाति में तो वो भी श्रेष्ठ हो गया, भले ही वो कैसे भी नीचे कर्म करे। तो उसी तरह यूरोप में भी था। तो ये जो प्रिविलेजेस, यानी जो उनको जो अधिकार और सुविधाएं मिली हुई थी जन्म से ही, एरिस्टोक्रेसी, ओल्ड एरिस्टोक्रेसी यानी पुराना जो सामंत, राजा, इन सबको, है ना, इसका इन लोगों ने, रेडिकल्स ने, लिबरल्स ने विरोध किया, अपोज्ड, है ना। तो फिर वो क्या विश्वास करते थे, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर, एंटरप्राइज। उनका एक मजबूत, एक मतलब पूरे कट्टर तरीके से उनका विश्वास था, मजबूती के साथ उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति प्रयास करता है, मेहनत करता है ना, उद्योग करता है, उद्यम करता है, परिश्रम करता है, उसका सम्मान होना चाहिए, है ना, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं, मतलब कहने का मतलब, एक सामंत, एक जमींदार, यूरोप में क्या था कि जमींदार है, जमींदार हजारों एकड़ का मालिक है, ठीक है, लेकिन उसके पैर में मिट्टी का एक तिनका नहीं, एक कण उसके पैर में नहीं लगता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हजारों एकड़ के मालिक हैं, लेकिन खेती होती कैसे है, मिट्टी में हल कैसे चलाया जाता है, बीज कैसे बोया जाता है, उसको वो आपको पता ही नहीं। आप हजारों एकड़ के मालिक हैं और आप क्या बोलते हैं, चाहते हैं कि हमको उस खेत से, उस जमीन से हमको मिलता रहे, पैसा मिलता रहे। खेती कर रहा है कोई और, मजदूर कर रहा है जिसको आपने जमीन दी है ना, वो उसके हाथ, मुंह और पैर में मिट्टी लग रही है, वो पसीना बहा रहा है, लेकिन जमीन के मालिक आप हैं। क्यों? क्योंकि आप जमींदार हैं, सामंत हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, उस व्यक्ति की वैल्यू होनी चाहिए जो वास्तव में मेहनत कर रहा है, जो एफर्ट कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, ठीक है। If freedom of individuals was ensured, if the poor could labor and those with capital could
operate without restraint, they believed that societies would develop. इन लोगों का मानना था, इन लिबरल्स का और रेडिकल्स का, कि यदि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, मतलब उसको पूरे अधिकार मिले हों, वो स्वतंत्र हो मानसिक रूप से भी और दैहिक रूप से भी, फिजिकली भी और मेंटली भी, जब वो स्वतंत्र हो हर व्यक्ति, ठीक है, और इफ द पुअर कुड लेबर, अगर वो गरीब आदमी गरीब है, अगर उसको मेहनत करने का आप मौका दे रहे हैं कि आप मेहनत करो, यानी आपको उसको अगर रोजगार हम दे रहे हैं कि चलो भाई तुम ये काम करो, मेहनत करो, स्वतंत्र रूप से करो, और वो लोग जिनके पास पूंजी है, पैसा है, वो बाधा न बने उस व्यक्ति के मेहनत में, वो बाधा न बने, पैसे वाले अमीर लोग, तो दे बिलीव दैट सोसाइटीज वुड डेवलप। तो उनका विश्वास था कि समाज ऐसी अवस्था में बिल्कुल सुनिश्चित रूप से विकसित होगा, विकास करेगा। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर एक गरीब आदमी को भी आप मौका देंगे काम करने का बिना किसी बाधा के, कि भैया आप काम करिए, आप ये काम करिए, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, और कोई पैसे वाला आपको नहीं रोकेगा, बाधा, किसी भी तरह की बाधा नहीं उत्पन्न करेगा आपके काम में, तो निश्चित रूप से वो काम करेगा, तो देश को लाभ होगा, समाज को लाभ होगा और समाज विकास करेगा। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. और बहुत से ऐसे पुरुष, महिलाएं जो कि चाहते थे कि ऐसा परिवर्तन हो, काम करने वाले की वैल्यू हो, है ना, काम करने वाली वो राजगद्दी पर बैठ करके और हुक्म चलाने वाले की न सुनी जाए किसकी, जो वास्तव में जमीन पे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोग लिबरल, कुछ लोग लिबरल विचारधारा में जुड़े, कुछ लोग रेडिकल ग्रुप के साथ जुड़े, और उन्होंने पार्टियां बनाई, राजनीतिक पार्टियां बनाई, संगठन बनाए, खास तौर से 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी 19वीं शताब्दी यानी 1800 से लेकर आगे तक, उसकी शुरुआत में जो अर्ली है 1800 से लेकर 1840-50 तक के बीच में, या 1830 मान लो, इस तरह के जो ग्रुप बनने लगे। कुछ लोग लिबरल्स आइडियोलॉजी से जुड़ गए, कुछ लोग रेडिकल आइडियोलॉजी से जुड़ गए, है ना। Some nationalists, liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1850. कुछ जो राष्ट्रवादी थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, वो चाहते थे कि क्रांति हो, है ना, यूरोप में क्रांति हो, और 1815 के बाद यूरोप में जिस तरह की सरकारें बनी हैं वो समाप्त हो जाएं। बच्चों अब याद करो तुम 1815, मैंने एक बार बताया था तुमको 1815 में क्या हुआ था, रुको, ये शायद क्लास 10th में है बच्चों, सॉरी क्लास 10th में है, तो तुम लोगों को समझा देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ बच्चों, जल्दी जल्दी। क्लास 10th में है, जब क्लास 10th में आप नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ बच्चों क्या था। तुम ये तो जान ही रहे हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन तुम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तुम लोगों ने लास्ट में जब उसका कंक्लूजन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर का कंक्लूजन जब पढ़ा, तो उसमें तुमने ये पढ़ा था कि किस तरह से ये मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियरे जो था, जैकोबिन क्लब, उसकी सरकार चली गई। उसके बाद फिर किस तरह से एक डायरेक्टरी बनी, है ना, 5 मेंबर्स की, उन लोगों ने फ्रांस की सरकारें चलाने की कोशिश की, लेकिन आपस में क्लैशेस होने लगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट नाम के एक आर्मी कमांडर ने सत्ता कब्जा ली, फ्रांस की का राजा वो खुद बन गया नेपोलियन। फिर नेपोलियन ने 1801 के बाद उसने पूरा चलाया अपनी, लेकिन और नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, बहुत महत्वाकांक्षी था, वो पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था, और इसने यूरोप के कई इलाकों पर, ख़ास तौर से फ्रांस से सटे हुए जितने भी इलाके थे उन पर कब्जा भी कर लिया उसने, ठीक है।
और कब्जा करता रहा। और तो यूरोप की जो और ताकतवर देश थे उन लोगों ने देखा कि अरे यार ये फ्रांस और ये नेपोलियन तो ये तो पूरा यूरोप पर कब्जा कर लेगा। तो किस तरह से ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, और रसिया और प्रूशिया, इन लोगों ने मिल करके नेपोलियन से लोहा लिया, लड़ाई की। और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन मारा गया, नेपोलियन हार गया, फ्रांस हार गया 1815 में। ठीक है, ये 1815 याद रखना। तो 1815 में एक समझौता हुआ था, जो उस समय यूरोप की 2-3-4 बड़ी बड़ी ताकतवर जो देश थे, रशिया था, तुम्हारा ये ब्रिटेन था, ऑस्ट्रियो हंगरियत था, ऑस्ट्रियो हंगरी है ना, इन लोगों ने एक समझौता किया था, उसको ट्रेटी ऑफ वियना कहते हैं। वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वहीं पे ये समझौता हुआ था, इसलिए इसको ट्रेटी ऑफ वियना कहते हैं 1815। इसमें जो है, इसमें क्या, इस समझौते में क्या हुआ था, मेन चीज़ बता दे रहा हूँ। इस समझौते में क्या हुआ था कि नेपोलियन ने जिन इलाकों पर कब्जा किया था, फ्रांस के अलावा जिन इलाकों पर नेपोलियन ने कब्जा किया था, वो उनको लौटा दिए गए, उन देशों को फ्रांस से उनका कब्जा हटा दिया गया। और उसके बाद नेपोलियन से पहले, सॉरी नहीं, जो तुम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, लुई 16 1789 में जो फ्रांस का राजा था, है ना, तो फ्रांस का राजा जिस समय था, उस समय वाले राजतंत्रों को फिर से वो कर दिया गया, चालू कर दिया गया। यानी राजतंत्र वाली जो व्यवस्था है वो फिर से चालू कर दी गई इस समझौते के तहत। यानी जो जो राजवंश थे जिनको हटाया था लोगों ने या नेपोलियन ने हटाया था, उनके वंशजों को फिर से गद्दी सौंप दी गई, उन रियासतों की जिन पर फ्रांस ने कब्जा किया था। यानी जो ओल्ड रिजाइम थी, यानी पुराना जो व्यवस्था थी राजतंत्रों वाली, 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद फिर से लागू कर दी गई। समझ गए? तो 1815। तो ये जो लोग थे, ये जो राष्ट्रवादी लोग थे, लिबरल रेडिकल्स, वो चाहते थे कि क्रांति हो, और क्रांति हो। और ये जो 1815 के बाद जो नई सरकारें स्थापित कर दी गई है ना, जो सरकारें स्थापित कर दी गई बच्चों, उनको हटाया जाए, क्योंकि वो फिर से वो मोनार्की थी और ऑटोक्रेसी थी, राजतंत्र था और तानाशाही टाइप की सरकार थी, लोग परेशान थे। पुराना जो सामंतवादी जमींदारी व्यवस्था थी वो थी उस समय। ठीक है। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। और फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रसिया में ये जो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, ये जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, ये क्रांतिकारी बन गए थे। और इन लोगों ने काम भी करना शुरू कर दिया ताकि जो उस समय जो राजतंत्र थे इन इलाकों में, उनको ओवरथ्रो यानी उखाड़ फेंको। इस तरह के मूवमेंट चालू हो गए थे। ये बच्चों, ये तुम लोग क्लास 10th में और डिटेल में पढ़ोगे। क्लास 10th में नेशनलिज्म इन यूरोप फर्स्ट चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, उसमें जब आप पढ़ोगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स। और ये जो राष्ट्रवादी थे, ये ऐसी क्रांति की बात करते थे कि ऐसी क्रांति हो कि नए राष्ट्रों का उदय होए। बच्चों, क्या था कि उस समय यूरोप में, जो आज तुम यूरोप में देखते हो कि जर्मनी नाम का देश देखते हो, इटली नाम का देश देखते हो, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, उसको देखते हो, ठीक है, ऑस्ट्रिया देश देखते हो, हंगरी देश देखते हो, ये पहले नहीं थे, है ना। यूरोप भी हमारे भारत की तरह, भारत जैसे 1947 से पहले भारत क्या था, भारत नहीं था, बहुत सारी रियासतें थी। झांसी था, कोई रीवा था, कोई ग्वालियर था, कोई अवध था, कोई हैदराबाद था, फलाने रियासत, फलाने हर जगह का राजा अलग, कोई नवाब, ऐसे। तो वही हाल यूरोप का भी था। ठीक है। तो यूरोप की जनता, जो ये लोग थे, जो नेशनलिस्ट लोग, जो राष्ट्रवादी थे, वो एक मतलब राष्ट्र,
देश और राष्ट्र में अंतर होता है बच्चों। देश तो जमीन का वो टुकड़ा जिस पर कोई शासन कर रहा हो, कोई राजा हो, चाहे कोई भी सरकार हो। पर राष्ट्र वो होता है जिसके नागरिक अपने आप को एक समझें, चाहे वो उस राष्ट्र में किसी भी कोने में रहते हों, लेकिन वो अपने आप, उनकी एक सामूहिक पहचान हो, है ना, और वो अपने आप को एक समझे कि नहीं, हम इस देश के वासी हैं, वो एक जुड़ाव समझें, उसको हम बोलते हैं राष्ट्र। तो राष्ट्र की भावना यूरोप में कि जैसे 10 ठो रियासतें हैं, उन 10 रियासतों में रहने वाले लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वो रियासतें अलग अलग हैं, अलग अलग राजा हैं उसमें। तो 10 रियासतों के लोगों ने सोचा कि जब हम लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं तो क्यों ना हम मिलकर के एक राष्ट्र बन जाएं, क्यों अलग अलग शासक हम पर रहें, एक ही हमारा शासक हो, क्योंकि हम तो एक ही भाषा बोलते हैं, वो भी बोलता है वही भाषा, वो भी, है ना। इस तरह की भावना यूरोप के लोगों में आई, ठीक है। तो नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस, है ना। ये जो राष्ट्रवादी थे ये बात करते थे ऐसी क्रांति की कि राष्ट्रों की रचना हो, है ना, ऐसे राष्ट्र वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट, जहां हर नागरिकों को समान अधिकार मिला हो, बराबर का अधिकार मिला हो। आफ्टर 1815 जियोस्पी मैजिनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कॉन्स्पायर्ड विथ अदर्स टू अचीव दिस इन इटली, है ना। और ये क्लास 10th में तुम पढ़ोगे बच्चों इसके बारे में। जियोस्पी मैजिनी एक क्रांतिकारी था। इसने इटली नाम के देश की कल्पना की। इटली पहले इटली नहीं था, पहले वो अलग अलग था। सर्डिनिया, पिंडमोंट नाम की एक अलग रियासत थी, रोम नाम की अलग एक रियासत थी, नॉर्दर्न वेनेशिया नाम की एक अलग रियासत थी, है ना। ये मतलब ये इटली ना कई रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन हर मतलब ये रियासतों सबकी एक कॉमन लैंग्वेज थी, इटैलिक। तो इन लोगों ने मिलके भाई सोचा कि क्यों ना मिलकर एक इटली नाम का एक नेशन बना दिया जाए, ठीक है। तो इसने, ये जियोस्पी मैजिनी एक क्रांतिकारी था, इसने बहुत सारे गुप्त सीक्रेट सोसाइटीज, गुप्त संगठन बनाए थे इसने, है ना। और गुप्त रूप से ये घूम कर इटली के अन्य अलग अलग रियासतों में जा करके लोगों को मोटिवेट करता था कि भैया हल्ला मचाओ, शोर मचाओ, क्रांति करो, एक इटली बनाओ, है ना। और इसने, इसका काफी बड़ा रोल था इस मैजिनी का। क्लास 10th में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग, और जो राष्ट्रवादी थे चाहे वो भारत में ही क्यों ना हो, उन लोगों ने भी इस जीएसपी मैजिनी को पढ़ा, यानी जीएसपी मैजिनी के बारे में, उसकी बातों को, उसने किस तरह से इटली के लोगों को इंस्पायर्ड किया, उनको उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, है ना। इससे भारत के राष्ट्रवादियों ने भी प्रेरणा ली, क्योंकि भारत में भी राष्ट्रवाद की जरूरत थी। उस समय अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। जब तुम लोग क्लास 10th में नेशनलिज्म इन इंडिया भी पढ़ोगे, है ना। क्लास 8th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत ने किस तरह से अंग्रेजों से स्वतंत्रता का संघर्ष किया था। यह आपने क्लास 8th की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और बच्चों आप लोग अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा, कोई आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, आप बताइएगा, फिर मैं उसका अलग से इंडिविजुअल एक वीडियो बना दूंगा, आपकी परेशानियों का एक वीडियो बना दूंगा, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। और आप 9th के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ताकि ये बच्चे जो स्कूल नहीं आ पाते हैं, अच्छा जो भी जिनको रिवीजन करना हो, मान लो पढ़ लिए फिर नहीं समझ में आया, फिर से रिवीजन करना हो, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो 9th के बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है बच्चों। ओके, गुड नाइट।